हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीणा और आपका फिर से स्वागत करती हूं अपने चैनल डायनामिक गोल्स पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, भारतीय संस्कृति के अग्रदूत। ये हमारा चैप्टर है महान व्यक्तित्व का। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 है, जो कि सुपर टेट और जूनियर सुपर टेट सभी के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अंदर से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य बनता है, तो कृपया पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्राचीन काल में हमारे देश में कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति के आलोक को दूर दूर तक फैलाया है। ऐसे महापुरुषों को में महर्षि अगस्त्य, महर्षि पतंजलि तथा ऋषि याज्ञवल्क्य का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है। महर्षि अगस्त्य ने सर्वप्रथम सनातन धर्म, कला, संस्कृति, भाषा आदि का प्रचार सुदूर दक्षिण भारत समेत जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि द्वीपों तक किया है। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना कर भाषा, साहित्य, धर्म, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र आदि की गहन समीक्षा की। ऋषि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की कर सामाजिक रीतियों, परंपराओं, मान्यताओं को नियमबद्ध किया। इसलिए इन तीनों महापुरुषों का भारतीय संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। महर्षि अगस्त्य के बारे में जानते हैं। चलिए, ये महर्षि अगस्त्य का जन्म जो हुआ था वो काशी जो कि अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वहाँ हुआ था। इनका जन्म काल का कोई भी साक्ष्य अभी तक हमें नहीं मिला है। मतलब जो रिटन एविडेंस होते हैं, कुछ इस तरीके के एविडेंस हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। ये शैव मत के अनुयायी थे तथा काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते थे। इनके जीवन का लक्ष्य धर्म का प्रचार करना था। शैव मत के प्रचार के लिए वे दक्षिण भारत गए। इनसे पहले कभी भी विंध्याचल पर्वत को किसी ने भी पार करके दक्षिण जाने का साहस नहीं किया था। विंध्याचल का दक्षिणी भाग घने जंगलों से भरा पड़ा था। अगस्त्य ने अपने परिश्रम तथा ज्ञान के बल पर स्थानीय लोगों को अपने शिष्य बनाकर उनकी सहायता से जंगल को कटवाया। उन्होंने यहाँ नगरों, आश्रमों की स्थापना कर यहाँ के निवासियों को कला कौशल सिखाया तथा शैव मत का प्रचार किया। पांड्य देश के राजा इन्हें देवता की भांति पूजने लगे। यहाँ अगस्त्य ने आयुर्वेद का प्रचार किया, भाषाओं का संस्कार किया तथा मूर्ति कला का ज्ञान दिया। यहाँ धर्म, कला, संस्कृति, भाषा आदि का सशक्त प्रचार एवं स्थापना करने के बाद महर्षि अगस्त्य भारत से बाहर चले गए थे। ये भारत से बाहर जाने के बाद बाहर से जाने के लिए अगस्त्य ऋषि ने समुद्री यात्राएं करते हुए अनेक द्वीपों तथा देशों में पहुंचे। इन देशों में इन्होंने सनातन धर्म को एवं संस्कृति का बहुत ज़्यादा अपना प्रचार किया। समुद्री यात्राओं में महारत हासिल कर ली थी। महारत हासिल का मतलब होता है कि समुद्री यात्राओं में अपने आप को एक तरीके से एक स्पेशलिस्ट बना लेना, कि कहाँ से कैसे जाया जाता है, पूरी यात्राओं का ज्ञान लेना। जैसे कि आजकल हम लोग अगर कहीं पर जाते हैं तो टूरिस्ट गाइड का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से इन्हें पूरी तरीके से उस चीज़ की नॉलेज हो गई थी कि समुद्र में यात्राएं कब, कहाँ से, कैसे, किस तरीके से की जाती हैं। इसलिए इन्हें इस समुद्री यात्राओं में महारत हासिल कहा हुआ माना जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं महर्षि अगस्त्य ऋषि समुद्र पी गए थे। कंबोडिया में प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार, अब यहाँ पर कुछ बात बताई गई है। शिलालेख का अर्थ मैं आपको बताना चाहूंगी। शिलालेख का अर्थ होता है बहुत बड़ी एक शिला, यानी कि पर्वत, जैसे पहाड़, बहुत बड़ी एक चट्टान टाइप का होता है, उसके ऊपर लिखे हुए लेख, जिसे शिलालेख के नाम से जानते हैं। ब्राह्मण अगस्त्य आर्य देश के निवासी थे। वे शैव मत के अनुयायी थे। उनमें अलौकिक शक्ति थी। उसी के प्रभाव से वे इस देश तक पहुंच सके। यहाँ आकर उन्होंने भूदेश्वर नामक शिवलिंग की पूजा अर्चना बहुत काल तक की। यहीं वे परम धाम को पधारे। कहा जाता है कि अगस्त्य कंबोडिया देश के आगे भी तथा आसपास के द्वीपों में भी भारतीय संस्कृति का इन्होंने प्रकाश फैलाया। भारत से बाहर सुदूर देशों तक जाकर भारतीय संस्कृति एवं धर्म का प्रचार करने वालों में महर्षि अगस्त्य प्रथम व्यक्ति थे।
अब जानते हैं महर्षि पतंजलि के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल हम लोग पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज़ें पतंजलि की खरीदते हैं, जानते हैं पतंजलि के बारे में। और इसी पतंजलि का, आयुर्वेद का आगे अभी विस्तार कर रहे हैं बाबा रामदेव। तो अब आगे देखो, इसमें इन्होंने ही सबसे पहले स्टार्ट किया। किसने किया था? ये महर्षि पतंजलि ने स्टार्ट किया था। महर्षि पतंजलि प्राचीन भारत के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक हैं। इनके जन्म के विषय में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। ये पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन माने जाते हैं। समकालीन का अर्थ होता है जैसे कि एक ही काल में, उसी समय में, उसी टाइम पीरियड में कोई दूसरे व्यक्ति के बारे में जानना या बताना। जैसे कि सपोज हम लोग आज जिक्र करते हैं, अगर हम बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस टाइम राज कर रहे हैं हमारे देश के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से उनका समकालीन जो भी इस टाइम उनके काल में, इस टाइम पे उनका मंत्रिमंडल है, ये सारा उनका समकालीन माना जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये समकालीन इस टाइम पुष्यमित्र शुंग के समकालीन माने जाते हैं। 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक के इनका टाइम रहा था। ये किनका था? पुष्यमित्र शुंग का। और किसका? महर्षि पतंजलि का भी। ये अपने दो मुख्य कार्यों के लिए विख्यात हैं। प्रथम तो व्याकरण की पुस्तक, इन्होंने व्याकरण की पुस्तक का भी निर्माण किया था, जिसे हम महाभाष्य के नाम से जानते हैं। और दूसरा, इन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी के टीका लिखने के लिए, पाणिनि के अष्टाध्यायी इसी टाइम का इन्होंने ही लिखा था। इन्होंने योग शास्त्र की भी रचना की थी, जिसे हम योगा के नाम से या योग विद्या के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना काशी में की थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने क्या रचना की थी। इन्होंने महाभाष्य और योग शास्त्र की रचना की थी। और महाभाष्य की रचना कहाँ की थी पूछा जाए तो आप बताएंगे काशी में। काशी में नाग कुआं नामक स्थान पर इस ग्रंथ की रचना की गई थी। नाग कुआं एक स्थान का नाम है। और नाग पंचमी के दिन इस कुएं के पास जो अभी तक के विद्वान विद्यार्थी एकत्र होकर संस्कृत व्याकरण के संबंध में शास्त्रार्थ करते हैं। शास्त्रार्थ करने का मतलब शास्त्रों को जानना, शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों को अपनाना। इस टाइम पर जो प्रेजेंट में भी, आज वर्तमान में भी बच्चे सीखते हैं शास्त्रों को। महाभाष्य व्याकरण का ग्रंथ है, किंतु इसमें साहित्य, धर्म, भूगोल, समाज, रहन सहन आदि से संबंधित तथ्य मिलते हैं। महर्षि पतंजलि की मृत्यु के 200-300 साल बाद इनकी पुस्तक लुप्त हो गई, यानी कि खो गई, क्योंकि उस युग में छापने के लिए कोई मशीन नहीं थी और हाथ से लिखी पुस्तक की एक आध प्रतियां होती थी। मतलब उस टाइम क्या हुआ करता था, जब प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, प्रिंटिंग यानी कि छपाई करने वाली कोई मशीन नहीं थी, तो एक कॉपी ही बन पाती थी बुक की। दूसरी कॉपी बना पाना, इतना समय देना और इतनी सारी उसके ऊपर लागत लगाना काफ़ी मुश्किल होता था। तो इस वजह से केवल एक आध ही कोई कॉपी हुआ करती थी। आज से लगभग 1100 वर्ष पहले कश्मीर के राजा जयादित्य ने बड़े परिश्रम से इस पुस्तक की खोज करी। तो पूछा जाए अगर इस पुस्तक की खोज किसने की, तो राजा जयादित्य ने की। इन्होंने पूरी पुस्तक लिखवाकर अपने राज्य में उसका प्रचार करवाया। अब तब से आज तक इसकी पढ़ाई होती चली आ रही है। आज जो महाभाष्य का ज्ञान नहीं रखता है उसे संस्कृत भाषा का मर्मज्ञ नहीं माना जाता। पतंजलि ने संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। इतने प्राचीन काल में विश्व के किसी भी देश में व्याकरण का ऐसा विद्वान नहीं हुआ। महर्षि पतंजलि उस महान पुरुषों में से एक हैं जो कि इस देश में जन्म लेकर भी पूरे विश्व के हो जाते हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य के बारे में अब जानते हैं हम। ऋषि याज्ञवल्क्य के जन्म स्थान एवं समय के विषय में कोई प्रमाण नहीं मिलता। याज्ञवल्क्य के नाम के दो विद्वान थे, जो कि एक महाराज जनक के समय में थे और दूसरे युधिष्ठिर के शासनकाल में थे। ये दूसरे याज्ञवल्क्य थे। इन्होंने धर्मशास्त्र की रचना की, जिसे याज्ञवल्क्य स्मृति के नाम से जाना जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति कहते हैं। स्मृति उस ग्रंथ को कहा जाता है जिसमें आचार, व्यवहार, नियम, कानून आदि की व्यवस्था दी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए स्मृति का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे उसमें आचार, विचार, नियम, कानून की आदि की व्यवस्था, यानी कि बहुत सारी चीज़ों की
पूरी एक तरीके से व्यवस्था की जाती है, उसे कहा जाता है स्मृति। आजकल जिसे कानून कहते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कानून, भाई कौन सी धारा है, कौन सी भाग है, इस तरीके से हम याद करके रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, या फिर इन बातों को हम मानते हैं, अपनाते हैं, बिकॉज ये हमारे कानून है। तो पहले इसको कानून ना कहकर इसे स्मृति के नाम दिया जाता था। उसे प्राचीन काल में धर्मशास्त्र कहा जाता था, स्मृति को ही धर्मशास्त्र माना जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति अर्थात हमारा धर्मशास्त्र, जैसे कि हम आज कानून बोलते हैं वैसे पहले धर्मशास्त्र बोलते थे। इस ग्रंथ को याज्ञवल्क्य संहिता के नाम से भी जाना जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति 1012 श्लोक है। अगर आपसे पूछा जाए इस स्मृति के अंदर कितने श्लोक हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, 1012 श्लोक हैं। और पूछा जाए कि ये कितने अध्यायों में बटी हुई है, तो हम बताएंगे 3 अध्यायों में विभक्त है। इसमें मनुष्य के जीवन से संबंधित प्रत्येक विषय में नियम बनाए गए हैं। इस पुस्तक का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। इस पर अनेक टीकाएं भी बनी हैं, जिसमें मिताक्षरा तथा दायभाग विशेष प्रसिद्ध है। अगर हमसे पूछा जाए इसकी प्रसिद्ध टीकाएं कौन सी हैं जो इसके ऊपर बनी हैं याज्ञवल्क्य स्मृति पर, तो हम बताएंगे मिताक्षरा और दायभाग। हिंदू कानून के लिए यह पुस्तक आज भी प्रमाणिक माने जाते हैं। पूरे भारत में मिताक्षरा के अनुसार विचार किया जाता है, जबकि बंगाल में दायभाग के अनुसार। अगर हमसे पूछा जाए पूरे भारत में किसके अनुसार विचार किया जाता है, तो हम बताएंगे मिताक्षरा। और अगर केवल बंगाल की बात की जाए, तो बंगाल के बारे में हम बताएंगे दायभाग के अनुसार। ऋषि याज्ञवल्क्य ने शास्त्रार्थ में भी अनेक विद्वानों को हराया। इन्होंने हमारे समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस ग्रंथ की रचना की थी, जो आज भी मान्य है। याज्ञवल्क्य ने भारतीय संस्कृति को अमर बनाने की सफल चेष्टा की। संन्यास लेते समय उन्होंने अपनी पत्नी, अगर हमसे पूछा जाए कि याज्ञवल्क्य की जो ये इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो हम बताएंगे मैत्रेयी। अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो उपदेश दिया वह संपूर्ण उपदेशों का निचोड़ है। अर्थात निचोड़ का मतलब होता है कि उपनिषदों में जो भी सारी बातें, जितनी भी बातें कही गई हैं, उनका एक सार, उनका एक छोटा सा एक रूप, जिसे हम इन्होंने अपनी पत्नी को उपदेश के रूप में सुनाया था। अगर कोई आपसे पूछे, आपने चैप्टर के अंदर देखा है शैव मत वर्ड का प्रयोग किया गया। शैव मत का अर्थ होता है शिव की उपासना वालों का मत, अर्थात जो व्यक्ति शिव की उपासना किया करते थे उनका क्या मत था, तो उसी को बोला जाता है शैव मत अनुसार। तो ये थी आज की वीडियो। आज हम इसी टॉपिक को समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और इसे आगे भी फॉरवर्ड करें, बिकॉज ये टॉपिक अभी तक पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये शुरुआत मेरे द्वारा की गई है। आपको, मुझे लगता है ये पूरा टॉपिक मैंने क्लियर कर लिया है और सुना भी दिया है आपको, बिकॉज बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं होती है कई बार, और इसकी पूरी जानकारी भी हमें नहीं मिल पाती है। ये सुपर टेट और जूनियर सुपर टेट के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।